हेलो फ्रेंड्स। मैं सनोज कुमार। अभी तक आपको हम जितना भी ट्रिक था, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, और हिस्ट्री में हमने आपका एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न का कुछ कुछ ट्रिक जो है हमने आपको बताया है, कुछ ज्योग्राफी का बताया है। और बेसिकली मांग क्या होता है कि जब तक आप लॉन्ग वीडियो या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डीपली नहीं जानते हैं तब तक आपका कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होता है। तो आज हम लॉन्ग वीडियो, बहुत दिनों से मांग था, सो लॉन्ग वीडियो को लेके आज आए हैं। आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मतलब लगता है हमको बहुत अच्छा टॉपिक है, वर्धन वंश का, जिसको पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं, वर्धन वंश भी बोलते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, उसी का लॉन्ग वीडियो देखेंगे और उससे जितना क्वेश्चन हो सकता है, आई होप, हम ऐसा विश्वास करते हैं लास्ट तक आपका टिल जितना भी क्वेश्चन वर्धन वंश का होगा सब बनेगा आपसे। और उसको आप बस क्या करेंगे, एग्जाम टाइम रिवाइज करेंगे, वीडियो बार बार देखेंगे और उसके अंदर जितना भी फैक्ट हम लिखेंगे आप वीडियो को 2 बार 3 बार पॉज करके उसको बार बार देखने का कोशिश कीजिएगा। तो लगभग ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन किसी भी बुक का आप उठा लीजिए, उससे क्वेश्चन आपका टोटल। और हम ये कोशिश करते हैं कि आपको इस वीडियो के अलावा भी, इसके बाद भी जितना हो पाएगा हम आपको लॉन्ग वीडियो डालेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्धन वंश। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं कि सेंटर ऑफ एजुकेशन के माध्यम से ही मैं सनोज कुमार आपके लिए वर्धन वंश लेके आया हूं लॉन्ग वीडियो। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्धन या पुष्यभूति वंश, वर्धन और पुष्यभूति वंश में हम लोग क्या देखते हैं कि वर्धन वंश का जो संस्थापक है, वर्धन वंश का संस्थापक, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति को बोलते हैं, पुष्यभूति वर्धन, पुष्यभूति वर्धन। और वर्धन वंश से वैसे तो राजा बहुत हुए, पुष्यभूति वर्धन हुए, आदित्य वर्धन हुए, इसके बाद हर्षवर्धन हुआ है, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति वर्धन इसके संस्थापक थे। एक्चुअली क्या है कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, वर्धन वंश का जो भी राजा हुआ है ये गुप्त साम्राज्य के सामंत थे, गुप्त साम्राज्य के यहाँ मंत्री थे। गुप्त साम्राज्य डिस्ट्रॉय होने के बाद सबसे ज्यादा जो उभरा वो आपका वर्धन वंश उभरा। तो वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति वर्धन, और पुष्यभूति वर्धन इसके संस्थापक थे। लेकिन सही मायने में वर्धन वंश को स्वतंत्रता दिलाया है इसका प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन। इसका नाम हम लिखते हैं आपको आगे, पुष्यभूति वंश में प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन को वर्धन वंश का स्वतंत्रता का जनक कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन को हम लोग बोलते हैं क्या, स्वतंत्रता का जनक। वर्धन वंश का स्वतंत्रता का जनक था। प्रभाकर वर्धन को 2 उपाधि मिला था। एक तो आप देखेंगे परम भट्टारक, दूसरा उपाधि था महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। तो आपने देखा कि वर्धन वंश का संस्थापक बनाने वाला पुष्यभूति वर्धन। के बाद पूछा जाता है प्रभाकर वर्धन जो था पुष्यभूति वंश का प्रतापी राजा मानते हैं, स्वतंत्रता का जनक मानते हैं। प्रभाकर वर्धन
ने 2 उपाधि लिया था, जिसको यहाँ पे हमने लिखा है उपाधि है परम भट्टारक का, महाराजा धीराज का। ठीक, इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। आपने अभी तक देखा था, इसके पहले जो हम लोग देखे यहाँ पे, हम लोग देखे पुष्पवती वंश का संस्थापक पुष्पवती वर्धन। इसके बाद हमने बताया आपको प्रभाकर वर्धन, ये इसका स्वतंत्रता का जनक था। इसके बाद प्रभाकर वर्धन ने 2 उपाधियां ली थी, परम भट्टारक का और महाराजा धीराज का। इसके बाद आगे हम आपको बताते हैं इसकी मेजर कहानी क्या थी। वर्धन वंश पुष्पवती वंश का हम लोग बात कर रहे हैं प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन, तो प्रभाकर वर्धन से हमने कुछ पॉइंट आपको बताया है। इसके बाद आपको और इसमें बताते हैं, प्रभाकर वर्धन का शादी हुआ यशोमती के साथ। उनकी पत्नी का नाम है यशोमती, यशोमती, यशोमती। प्रभाकर वर्धन का 2 पुत्र और 1 पुत्री था। तो यशोमती से हुआ है 2 पुत्र, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। एक का नाम था राज्यवर्धन, दूसरे का नाम था, जो प्रतापी राजा हुए, हर्षवर्धन। और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती, यशोमती से 3 हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री, 3 संतान हुई टोटल। एक राजवर्धन बड़ा पुत्र था, छोटा हर्षवर्धन और राजश्री उनकी पुत्री थी। तो राजश्री का जो है शादी होता है मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। किससे होता है शादी? मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। एक्चुअली ऐसा है कि मौखरी नरेश ग्रह वर्मा, मौखरी जो जगह था वो गया के अंदर था। उस समय जो मौखरी जगह थी वो गया के अंदर था। तो राजश्री का शादी किया जाता है मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। ठीक, तो उस समय मालवा का राजा मालवा नरेश देवगुप्त, मालवा नरेश देवगुप्त मालवा नरेश देवगुप्त क्या करता है कि वो कन्नौज पे आक्रमण करने के लिए, एक्चुअली क्या था, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा जो था वो कन्नौज का राजा था। कहाँ का? कन्नौज का राजा था। तो जैसे ही कन्नौज का राजा था वो, तो जैसे ही राजश्री से शादी होता है, शादी होने के बाद मालवा नरेश देवगुप्त मौखरी नरेश ग्रह वर्मा पे आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद ये क्या करता है, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा का हत्या कर देता है। कौन? मालवा नरेश देवगुप्त। किसका हत्या करता है? ग्रह वर्मा का, ग्रह वर्मा का। ठीक, और राजश्री को बंधक बना के कारागार में डाल देता है। कहीं कहीं ऐसा बताया जाता है कि राजश्री जंगल की ओर भाग जाती है, कहीं छिप जाती है। अलग अलग पुस्तक में अलग अलग सोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो मौखरी नरेश ग्रह वर्मा का हत्या कर दिया गया है मालवा नरेश देवगुप्त के द्वारा। इससे क्या हुआ, इसका बड़ा भाई राजवर्धन, राजवर्धन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद ये क्या हुआ, वहां से चला। कहां से चला?
तो अपने राज से राजवर्धन चलता है और मालवा नरेश देवगुप्त का हत्या कर देता। मालवा नरेश देवगुप्त का क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन, राजवर्धन। क्योंकि उसको गुस्सा था कि उसका जो राजश्री का पति था ग्रह वर्मा, उसका हत्या किया था मालवा नरेश देवगुप्त। इस गुस्से, अपनी बहन की पति की हत्या के कारण राजवर्धन बहुत गुस्से में आ गया और वह आके मालवा नरेश देवगुप्त का हत्या कर देता है। इसमें तब और एक कड़ी जुड़ता है, इसको हम आपको बता रहे हैं। एक है शशांक नरेश, गौर नरेश शशांक, सॉरी, गौर नरेश शशांक। गौर नरेश शशांक ये क्या करता है, चुपके से आके राजवर्धन का हत्या करता है। गौर नरेश शशांक क्या करता है, राजवर्धन का हत्या कर देता और कन्नौज पे आक्रमण करके कन्नौज को अपने अधिकार में कर लेता है। तो गौर नरेश शशांक क्या किया, हत्या किया राजवर्धन का। और आपको देखेंगे शशांक कट्टर सैप था, ये आपको याद करना है। अब हम शशांक का बात करेंगे। शशांक क्या था, तो शशांक जो था वो कट्टर सैप था, मतलब शिव को ही मानने वाला था, कट्टर सैप। इसने क्या किया था, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को कटवा दिया। और अभी का जो बोधि वृक्ष आप देख रहे हैं, वर्तमान बोधि वृक्ष छठी पीढ़ी का, वर्तमान बोधि वृक्ष जो है वो छठी पीढ़ी का है। गौर नरेश शशांक जो मेन बोधि वृक्ष था, ये शिव के अलावा किसी को देखना नहीं चाहता, इसके लिए सबसे बड़ा शिव ही था। तो ये क्या किया, जैसे ही ये देखा कि बोध का बहुत ज्यादा वर्चस्व हो रहा है, वर्चस्व को कम करने के लिए इसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया, ठीक, और बहुत से जितने भी बौद्ध भिक्षुक थे बहुत को इसने मार भी दिया। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे ही गौर नरेश शशांक ने राजवर्धन का हत्या किया, इसके बाद हर्षवर्धन हर्षवर्धन क्या किया, गौर नरेश शशांक पे आक्रमण करता है कन्नौज में। क्या करता है, गौर नरेश शशांक पे आक्रमण करता है और इसको पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद फिर राजश्री के संरक्षण में हर्षवर्धन क्या करता है, कन्नौज पे अधिकार कर लेता है। ठीक, कन्नौज पे अधिकार कर लेता है और कन्नौज का शासन अपनी बहन राजश्री की सहायता से चलाता है। वो कन्नौज का कभी भी वास्तविक शासक नहीं बना। हम लोग ये जानते हैं हर्षवर्धन कन्नौज का कभी भी वास्तविक शासक नहीं बना। एक चीज और आपको बताते हैं कि पुष्यभूति वंश का जो राजधानी रहा है, राजधानी जो रहा है वो थानेश्वर रहा, ये आपको पता हो। थानेश्वर, थानेश्वर अभी वर्तमान में ये हरियाणा में पड़ता है, थानेश्वर हरियाणा। ठीक, तो वर्धन वंश का राजधानी थानेश्वर था, हरियाणा था। इसके बाद जैसे ही हर्षवर्धन जीतता है, हर्षवर्धन जीतने के बाद हर्षवर्धन जीतने के बाद फिर थानेश्वर वापस आता है, अपनी गद्दी को संभालता है और कन्नौज का राजपाट वो थानेश्वर से बैठ के ही देखता है अपनी बहन राजश्री के संरक्षण। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्धन वंश में और भी देखेंगे कि क्या हुआ। तो वर्धन वंश में पहले हम आपको बता चुके कि वर्धन वंश में
कि यशोमती की 3 हुई, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजश्री का शादी मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ होता है और ग्रह वर्मा का हत्या किया जाता है मालवा नरेश देवगुप्त के द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद इससे बौखलाकर राजश्री का भाई राजवर्धन क्या करता है, मालवा नरेश देवगुप्त का हत्या कर देता है और राजश्री को छुड़ा लेता है। इससे इसका दोस्त मालवा नरेश देवगुप्त का मित्र रहता है शशांक। ये आपको पता होना चाहिए। मालवा नरेश देवगुप्त का मित्र था शशांक। ये क्या हुआ, इसने देखा कि जब हमारे मित्र का हत्या कर दिया गया है तो इसने आके चुपके से राजवर्धन का हत्या कर दिया। राजवर्धन का हत्या करने के बाद ये कन्नौज पे अधिकार कर लेता है। कन्नौज पे अधिकार करने के बाद हमने आपको बताया कि हर्षवर्धन फिर वापस आता है थानेश्वर से। ठीक है, थानेश्वर की गद्दी पे ये बैठता है 16 साल के एज में। थानेश्वर से वापस आके गवर्नर शशांक पे आक्रमण करता है। इसके बाद इसको पराजित करता है और अपनी बहन राजश्री के संरक्षण में कन्नौज का राज को चलाता है। कन्नौज के राज को चलाता है राजश्री के संरक्षण में। इसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं आपसे। हर्षवर्धन, तो देखिए सबसे प्रतापी राजा, जिसमें आप कह सकते हैं उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा, अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। हर्षवर्धन का कार्यकाल आपको पता होगा, आपको बता देते हैं यहाँ पे। 606 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठे और 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु। ये है कार्यकाल आपका हर्षवर्धन का, 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन के समय प्रयाग, जिसको आप इलाहाबाद या अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयाग और कन्नौज इसके लिए काफी महत्वपूर्ण था। हर्षवर्धन हर्षवर्धन के समय आया है वेनसांग। हर्षवर्धन के समय कौन आया, वेनसांग, जिसका चर्चा हम अलग से करते हैं कि हर्षवर्धन के ही शासन काल में वेनसांग आया था। ठीक है, वेनसांग यहाँ पे आपको लिख देते हैं, वेनसांग। ये एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री था। हर्षवर्धन की चर्चा से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेनसांग का ही चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम हर्षवर्धन पे वापस आएंगे। तो चीनी यात्री था ये 629 ईस्वी में, 629 ईस्वी में चीन से चला, चीन से चला। ठीक है, और 630 ईस्वी में भारत पहुंचा था। 630 ईस्वी में कपीसा नगर पहुंचा था। कपीसा, कपीसा वर्तमान में आप देखेंगे कि ये अफगानिस्तान में। 630 ईस्वी में कपीसा पहुंचा था, इसे अफगानिस्तान था। जिस समय वेनसांग आया था उस समय हर्षवर्धन के राज में काफी चोरों और डाकुओं का बोलबाला था। तो जब ये रास्ते में आ रहे थे तो इनकी चोरी भी हुई, इनसे छीना झपटी भी किया गया। ठीक है, इनके ऊपर आक्रमण भी हुए। ठीक, इसके बाद ह्वेनसांग सबसे पहले, कपीसा राज के बाद ये ह्वेनसांग पहुंचते हैं हर्षवर्धन के राज। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, शिलादित्य। तो ह्वेनसांग क्या करता है, हर्षवर्धन स्टार्टिंग में सूर्य का उपासक रहा है, शिव का इन्होंने पूजा भी किया था, ये शैव धर्म को ही मानने वाले थे। लेकिन जैसे ही ह्वेनसांग के संगति में आए, ह्वेनसांग के संगति में आने के कारण इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, हर्षवर्धन। ठीक है, तो ह्वेनसांग जब आए थे, एक्चुअली ये आए थे बौद्ध धर्म को जानने के लिए, बौद्ध धर्म का शिक्षा लेने के लिए। तो ह्वेनसांग कहाँ आए थे शिक्षा लेने के लिए, ये नालंदा, नालंदा महाविहार, महाविहार आए थे। ठीक है, एक चीज और, ये हर्षवर्धन जो ह्वेनसांग आए थे तो ह्वेनसांग किस चीज का, मतलब जैसे महायान, हीनयान, तो ये महायान शाखा के उपासक थे।
और हर्षवर्धन ने महायान शाखा को ही काफी आगे बढ़ाया था। महायान शाखा को आप यहाँ देख पा रहे हैं कि महायान शाखा को ये काफी बढ़ाया था हर्षवर्धन ने। ठीक है, नालंदा महाविहार, इसको शिलादित्य करते हैं। हुएनसांग है महायान शाखा, 629 ईस्वी चीन से चला, चीनी यात्री था हुएनसांग। हुएनसांग का एक पुस्तक है सीयू की, जिसमें इसका यात्रा वृत्तांत का चर्चा है। यात्रा वृत्तांत का चर्चा। अच्छा, हुएनसांग जब नालंदा महाविहार आया था, उस समय का जो कुलपति था, कुलपति का नाम आपको बता देते हैं। कुलपति उस समय के थे सिल्वर। और हुएनसांग से और भी क्वेश्चन आते हैं कि हुएनसांग जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगिनी सेना कहता था। चतुरंगिनी सेना कहता था। और इसके चतुरंगिनी सेना में चार होते, आप तो एक देखेंगे इसमें। एक तो पैदल चलता था, पैदल सैनिक होता था। दूसरा इसमें घुड़सवार होता था। तीसरा रथ होता था। चौथा हाथी का टुकड़ी होता था। ठीक है, फिर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आपको। हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगिनी सेना कहता था हुएनसांग। और इसमें चतुरंगिनी सेना में कौन कौन शामिल था, आप देखिए यहाँ पे। पहला पैदल, दूसरा घुड़सवार, तीसरा रथ और चौथा हाथी का टुकड़ी होता था। इसके बाद हुएनसांग, हुएनसांग के ही समय जो है सबसे पहले 641 ईस्वी में, ठीक है, 641 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले देखते हैं। हर्षवर्धन ने क्या किया था, 641 ईस्वी में चीनी दूत को चीन भेजा था। चीन भेजा। इसके भेजने के तुरंत बाद चीन से दो दूत आए। दो दो साल के अंतराल पे आता है। एक तो पहला दूत 643 ईस्वी में चीन से एक दूत आया। फिर 645 ईस्वी में चीन से दूसरा दूत आया। तो आपको याद रखना है, हमने बताया आपको हर्षवर्धन 641 ईस्वी में चीन में एक दूत भेजता है, 643 645 ईस्वी में। ये दोनों टाइम में चीन से दूत आता है। यहाँ से हम यहाँ लिख भी देते हैं, चीन से दूत। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का प्रयागराज और कन्नौज, कन्नौज पे दोनों जगह अधिकार हो गया। अधिकार होने के बाद हर एक 5वें साल
ये महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या करता था? हर एक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। तो हम लोग आगे देखेंगे कि हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद, हर्षवर्धन का चर्चा हम लोग कर रहे हैं। महामोक्ष परिषद का आयोजन हर एक 5वें वर्ष प्रयाग में और कन्नौज में निरंतर होता है। प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन हर एक 5वें वर्ष प्रयाग एवं कन्नौज। ठीक है, महामोक्ष परिषद का आयोजन हर एक 5वें वर्ष प्रयाग और कन्नौज में बराबर होता रहता था। और आपको याद रखना है कि छठा जो महामोक्ष परिषद हुआ था, छठा में स्वयं ह्वेनसांग भाग लिया था। ह्वेनसांग अध्यक्ष बना था छठा। ठीक है, उस समय क्या था कि ब्राह्मण का बहुत ज्यादा ही ख्याति थी, ब्राह्मणों का बोलबाला था। तो ब्राह्मणों ने क्या किया था, जैसे ही देखा कि ह्वेनसांग को अध्यक्ष बनाया गया है तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन हर्षवर्धन इतने ज्यादा प्रतापी राजा थे, इतनी ज्यादा नाम था, तो उनके आगे कोई भी सामने से आके बोल नहीं पाता था। परंतु इनकी बातों का जैसे ही ह्वेनसांग को अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो अंदर कूटनीति के चलना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जैसे ही ये हुआ था, छठा आयोजन हुआ। छठा आयोजन में इन्होंने क्या किया था, बुद्ध का एक बड़ा सा मीनार टाइप का, ठीक है, क्या किया, प्रतिमा को बनाया था, स्मारक बनवाया था मीनार टाइप, और उसको प्रयागराज में बीच जो सभा थी, सभा के बीच में उसको स्थापित करवाया था। जैसे ही आयोजन हुआ, आयोजन होने के बाद शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ ह्वेनसांग ने किया था महायान शाखा के लिए, क्योंकि ये महायान शाखा के ही उपासक थे। तो उपासक होने के कारण इन्होंने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ करने के बाद इन्होंने जितने भी विद्वान वहां पे बैठे हुए थे उससे उन्होंने कहा कि अगर आपको महायान शाखा से किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का प्रश्न है, किसी भी तरह की तार्किक बातें हैं तो आप हमसे कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। ब्राह्मणों ने क्या किया, चुपके से आक्रमण, चुपके से आप कह सकते हैं जो महल था हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन पे आक्रमण किया गया था। इसके बाद ह्वेनसांग पे भी आक्रमण किया। इस चीजों से हर्षवर्धन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन को जैसे ही पता लगा कि वहां के ब्राह्मणों ने आक्रमण किया है तो उन्होंने अपने राज से सभी ब्राह्मणों को, जिसने भी जो भी ब्राह्मण उस षड्यंत्र में लिप्त थे, सबको निर्वासित कर दिया, मतलब भगा दिया गया, हटा दिया गया। और जो कुछ ब्राह्मण बचे जो उसमें लिप्त थे उसको मृत्यु दंड से कम, जैसे ही ह्वेनसांग आया था, इसके पहले ह्वेनसांग के आने से पहले हर्षवर्धन अपने रूल बहुत कड़ा रखे थे, मृत्यु दंड ही रखा था। अगर आप राजा के खिलाफ कुछ काम करते हैं, गलत काम करते हैं तो आपको क्या मृत्यु दंड दिया गया था। लेकिन जैसे ही ह्वेनसांग आया इन्होंने उसको क्या किया, कारावास में चेंज करवाया। तो इसलिए बाकी जो कुछ ब्राह्मण बचे थे उस समय तो ब्राह्मण को कारावास दे दिया गया। उसके बाद हम आगे आते हैं। कहा जाता है कि हर्षवर्धन का, अब हम लोग देखते हैं, ये आपको कहानी बताए कि एक्चुअली ह्वेनसांग का क्या इफेक्ट था हर्षवर्धन के लाइफ में। अब आते हैं हर्षवर्धन उत्तरी भारत का, हर्षवर्धन उत्तरी भारत का सबसे प्रतापी राजा था। लगभग पूरा उत्तरी भारत को इसने जीता, सिवा कश्मीर को। लेकिन कहा जाता है कश्मीर से जो बुद्ध का दंत का अवशेष था, बुद्ध का दंत का अवशेष था,
ये बलपूर्वक लाए थे, लेकिन कश्मीर को विजय नहीं करवा पाए। ठीक, तो हर्षवर्धन का और चीज हम आपको ट्रिक में बता चुके हैं कि हर्षवर्धन की 3 पुस्तक है। इससे क्वेश्चन आता है, हर्षवर्धन की 3 पुस्तक हम आपको बता चुके हैं। एक ट्रिक था उसमें हम बताए, प्रीनार से याद करने के लिए बताए हुए हैं, तो नहीं देखे हैं, शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। प्रीनार, प्रियदर्शिका, ना से हो गया आपको नागन, और रा से हो गया आपका रत्नावली। ये 3 पुस्तक का इन्होंने रचना किया, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ऐसा कहा जाता है कि धावक नामक व्यक्ति को कुछ प्राइज देके इन्होंने तीनों पुस्तक को लिखवाया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सा शास्त्र, बहुत सा हिस्टोरिकल, जितने भी इतिहासकार हुए, बहुत ने कहा कि ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इन्होंने संस्कृत में अच्छी खासी रचना, बहुत अच्छा नॉलेज था इनके पास, इन्होंने कुछ पुस्तकें, जो तीनों पुस्तक है, खुद से लिखी। इसके बाद हर्षवर्धन को आपको बताते हैं कि हर्षवर्धन कन्नौज, कन्नौज जीतने के बाद, उत्तरी भारत को जीतने के बाद, इन्होंने दक्षिण भारत की ओर मूव करना स्टार्ट किया, दक्षिण भारत को जीतने का कोशिश। तो दक्षिण भारत का जो विजय रथ था, कन्नौज पे ही आक्रमण किया था कौन? पुलकेशिन द्वितीय। इसके विजय रथ को रोका पुलकेशिन द्वितीय, और वो कहाँ पे युद्ध हुआ था? कन्नौज के पास ही पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध लड़ा, और ये नर्मदा नदी के तट पे युद्ध लड़ा गया, जिसमें कन्नौज पराजित हुए, और उनका जो दक्षिण भारत का सपना था वो टूट चुका था, क्योंकि उस विजय में पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था। तो आपको बताते हैं ये कन्नौज, तो कन्नौज का युद्ध भी हम लोग बोलते हैं। कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ये आपको याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन। अच्छा, कन्नौज का युद्ध हुआ, कन्नौज के युद्ध पुलकेशिन और हर्षवर्धन के लिए कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें आपको याद रखना है, नदी, नदी पूछता है कौन सा नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ था। आपको याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था, यह भी क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है, ये चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ। इसमें आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, विजय लिख देते हैं, विजयी हुआ पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन पराजित हुआ था। अच्छा, हर्षवर्धन का अगर हम प्रशासनिक देखें कि प्रशासन में इसका क्या भूमिका रहा, प्रशासनिक सेवा में अगर हम देखते हैं, प्रशासनिक में, प्रशासनिक शासन इन्होंने किस तरह चलाया, तो इसका एक ट्रिक था, और एक आपको याद करने के लिए आसान बता देते हैं। प्रशासनिक जो है, ये ग्रावी भूरा, ग्रावी ग्रावी भूरा, ग्रा से जो होता है ग्राम, बी से होता है विषय, भू से होता है भुक्ति, और रा से होता है आपका, तो प्रशासनिक जो था ग्रावी भूरा, इसका ग्राम जो था ये सबके निचले पोस्ट पे था,
सबसे नीचे था ग्राम, ठीक है। विषय उस समय का जिला कहलाता था, विषय, जिला को विषय बोलते थे। और भुक्ति, भुक्ति होता था राज्य, ठीक। और राष्ट्र को आप समझ ही रहे। ग्रावी भूरा, ग्राम, विषय, भुक्ति और राष्ट्र, इस तरह से प्रशासनिक सेवा। इसके बाद हम लोग हर्षवर्धन का और भी बात करते हैं। उस समय का जो पुलिस अधिकारी था, उसको पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी जो भी वहां पे थे, पुलिस को जाट या भाट कहा जाता था, जाट और भाट कहा जाता। एक चीज और याद रखिए, हर्षवर्धन के समय भू राजस्व, हर्षवर्धन के समय भू राजस्व जो है वो 1/6 लिया जाए, 1/6 लिया जाए। एक चीज और याद रखेंगे आप लोग कि ह्वेनसांग जो वापस लौटा था, पूरा इंडिया के अंदर उन्होंने 15 साल अपनी अध्यापन के कार्य किए, बोध की सामग्री को जुटाया, ठीक है। इसके बाद ये वापस जो चीन लौटे थे, चीन लौटना इनका जो हुआ था वो 645 ईस्वी आए थे, 629 ईस्वी में ह्वेनसांग, 630 में इंडिया पहुंचे थे। 630 में पहुंचने के बाद वापस 15 साल इंडिया के अंदर रहे, भारत में रहे, और वापस 645 ईस्वी में वापस लौटे। अच्छा, हर्षवर्धन के राज में हाँ सर, हर्षवर्धन के राज में कम से कम इसका दरबारी कवि बार बार पूछा जाता है कि इसका दरबारी कवि कौन था भाई। तो दरबारी कवि के बारे में हम आपको बताते हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वान भट्ट, वान भट्ट। वान भट्ट की वो पुस्तक काफी ज्यादा फेमस हुई है। वान भट्ट के बारे में आपको पता है, कादम्बरी, कादम्बरी इसका वान भट्ट का पुस्तक है। और एक है जो बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है, वो है हर्षचरित। क्या? हर्षचरित। ये दरबारी कवि था इनका, वान भट्ट, दरबारी कवि वान भट्ट। उनकी पुस्तक है कादम्बरी और हर्षचरित। हर्षचरित में वान भट्ट ने हर्ष का विवरण किया है, हर्ष का, हर्षवर्धन के बारे में बताया है कि वो एक प्रतापी राजा थे, ठीक है, और उन्होंने कौन कौन सा युद्ध जीता। अच्छा, एक चीज और है कि हर्षवर्धन जो पुलकेशिन द्वितीय के साथ इनका युद्ध हुआ था कन्नौज में, नर्मदा नदी के तट पे, इसकी जो चर्चा की गई है वो एहोल अभिलेख में बताया है। एहोल अभिलेख में इसका चर्चा मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय प्लस हर्षवर्धन के एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का था। उसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध का चर्चा मिलता है, कन्नौज में जो हुआ था युद्ध, एक नर्मदा नदी के किनारे, नदी के तट पर। एक चीज और याद रखना है आपको कि हर्षवर्धन सबसे पहले, है ना, हर्षवर्धन क्या किया था, कुंभ मेले का शुरुआत इन्होंने करवाया।
कुंभ मेले का शुरुआत का श्रेय जाता है हर्षवर्धन। अच्छा, कुंभ मेला का जब बात हुआ है तो कुंभ मेला कितने जगह लगते हैं आपको पता है? प्रत्येक 12 साल में कुंभ मेला लगता है और प्रत्येक 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। तो ये 12 साल में कुंभ मेला लगता है, कहाँ कहाँ लगता है ये आपको हम बता दें। तो पहला आप यहाँ पे ध्यान देंगे, हरिद्वार कुंभ मेला कहाँ कहाँ? हरिद्वार, ठीक है। चलिए, प्रयागराज, प्रयागराज जिसको आप पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, प्रयागराज। नासिक, नासिक और महादेव की धरती उज्जैन, ठीक। और आपको यहाँ बताते हैं कि हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के तट पे, गंगा नदी के तट पर। प्रयागराज में आपको पता है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, वहां पे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। नासिक, नासिक में गोदावरी नदी के, गोदावरी नदी के तट पे। इसके बाद उज्जैन में जो लगता है वो शिप्रा नदी के, शिप्रा नदी के। ये हमने आपको लिख से हटके कुंभ मेले का थोड़ा सा वर्णन किया कि हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में लगता है कुंभ मेला। उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, गंगा, हरिद्वार में गंगा नदी के मैदानी भाग में तट पे। प्रयागराज में आपको पता है गंगा प्लस यमुना बोल सकते हैं, या यमुना, का यमुना प्लस सरस्वती का संगम। सरस्वती तो अब नहीं दिखती, लेकिन ये तीनों नदियों का वहां पे मिलन हुआ है। प्रयागराज में गंगा यमुना प्लस सरस्वती का संगम था, इसलिए यहाँ पे होता है। तो हम आपको बताएं कि कुंभ मेला हर एक 12 वर्षों में लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष। ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, और प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला है। अगर हाँ, एक और क्वेश्चन आता है कि अर्ध कुंभ कब लगता है? अर्ध कुंभ इसका आधा कर देंगे। अर्ध कुंभ जो लगता है ये लगता है 6 वर्षों, 6 वर्ष। ठीक है सर। देखिए, हर्षवर्धन के समय तुला यंत्र का प्रयोग किया गया था। तुला यंत्र को पंप बोलते हैं हम लोग अभी। तुला यंत्र का भी यूज उस समय हुआ था, हर्षवर्धन के समय तुला यंत्र का यूज हुआ था। और हर्षवर्धन के समय उसकी जो जनता थी वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश रहती थी। और उसके समय साम्राज्य में जहाँ तक भी नजर जाता था उत्तरी भारत में उस समय इसका राज्य था, और इन्होंने बौद्ध की महायान शाखा को काफी आगे तक ले गया, काफी दूर तक इन्होंने पहुंचाया। बस अगर आप कहें तो पूरी उत्तरी भारत का सम्राट था हर्षवर्धन। सिवा अगर छोड़ दें उत्तरी भारत में कश्मीर को छोड़कर उन्होंने पूरी उत्तरी भारत को विजित कर लिया था, विजय कर लिया था। कुछ चीज और आपको बताते हैं, वैनसांग के बारे में कुछ पॉइंट छूट गया है, देख लीजिए। वैनसांग, वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। वैनसांग को और कहा जाता है वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि।
और एक होता है नीतियों का प्रकांड पंडित। हुएन सांग को एक और उपनाम दिया गया है नीतियों का पंडित, नीतियों का पंडित, ये इनका उपनाम है। तब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं हुएन सांग। नीतियों का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान साकी, ये हुएन सांग को कहा जाता है। हुएन सांग को हम बता चुके हैं, उस समय के कुलपति थे जिस समय ये अध्ययन करने के लिए आए थे, तिलभद्र, तिलभद्र। एक चीज और पूछता है कि हुएन सांग कब गए भाई वहां पे अध्ययन करने के लिए नालंदा में? ये गए थे 637। 637। हर्षवर्धन क्या किए थे कि हुएन सांग को 100 गांव का दान दिए थे। मतलब 100 गांव का जो भी टैक्स आता था, हर्षवर्धन को 100 गांव का दान दिया, वो धर्म को बढ़ाने के लिए 100 गांव का दान दिए। कौन? हर्ष। तो छोटा था हुएन सांग का। आगे हम फिर देखते हैं, आपको हर्षवर्धन पे ही आते हैं क्योंकि इसका मेजर पार्ट हर्षवर्धन ही। तो हर्षवर्धन में हम लोग देखें यहाँ पे कि ऐसा कहा जाता है कि पांचवा पांचवा बौद्ध संगति, अभी तक आपने 4 बौद्ध संगति पढ़ा होगा। पांचवा बौद्ध संगति का संबंध जो है वो पांचवा बौद्ध संगति माना जाता है कि कन्नौज में हुआ है और उसका आयोजन जो हुआ है वो हर्षवर्धन ने करवाया। पांचवा बौद्ध संगति कन्नौज में माना जाता है और उसका आयोजन हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन काफी प्रतापी राजा था, लेकिन हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी। हर्षवर्धन की संतान नहीं रहने के कारण ऐसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होता है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अर्जुन नामक व्यक्ति ने कन्नौज पे अधिकार कर लिया और उसको चलाता है। लेकिन कन्नौज का फिर से जो सबसे प्रतापी राजा हुआ था वो यशोवर्मन हुआ। तो यशोवर्मन। हर्षवर्धन से कुछ और पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं। हर्षवर्धन के समय जो सबसे फेमस चीज था वो था कन्नौज, और कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ा गया है हमेशा। कन्नौज इतना ज्यादा फेमस है, अभी यूपी के अंदर आता है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है। कन्नौज कन्नौज पर आक्रमण हुआ था पाल, कलश प्रतिहार, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार भी बोलते हैं इसको, प्रतिहार भी बोलते हैं, प्लस राष्ट्र। ये तीनों के बीच युद्ध आप समझ सकते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक लड़ा गया है कन्नौज के लिए। तो कन्नौज की क्या ख्याति थी इससे आपको पता लग रहा होगा। 200 वर्षों तक पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में लड़ाई लड़ा गया था, लेकिन अंत में कन्नौज पर जो अधिकार हुआ था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का ही हुआ था। गुर्जर विजय, गुर्जर प्रतिहार वंश ही विजय हुए थे, ठीक है, कन्नौज पे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हमने आपको बताया कि यशोवर्मन वहां का राजा हुए कन्नौज का। लेकिन कन्नौज को पाने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। तो बोलते हैं त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। लगभग 200 वर्षों तक, 200 वर्षों तक कंटिन्यू लड़ाई चलता रहा, बीच बीच में रुक रुक के जो भी शासक आए
पाल के, प्रतिहार के, राष्ट्रकूट के, तो लड़ाई कन्नौज के लिए चलता रहा, लेकिन अंतोगत्वा कन्नौज पे विजयी पाई गुर्जर प्रतिहार वंश ने। तो हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू राजा भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू राजा। अंतिम हिंदू राजा है। हर्षवर्धन के बारे में आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले वो शिव को मानते थे, शिव के बाद शिव के ये बहुत बड़े उपासक थे, सूर्य का भी उपासना इन्होंने किया, लेकिन वेनसांग के आने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को, हर्षवर्धन अंतिम हिंदू राजा था। हम बता चुके हैं कि हर्षवर्धन पहले शिव को मानने वाला था, सूर्य का उपासक था, सूर्य का उपासना के साथ साथ शिव का बहुत बड़ा भक्त था। और जैसे ही वेनसांग के संपर्क में आया, वेनसांग ने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इन्होंने फिर क्या किया, महायान शाखा को काफी आगे बढ़ाया, महायान शाखा को काफी ऊपर तक ले गए। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। जितना भी मेजर पॉइंट था हमने आपको हर्षवर्धन से रिलेटेड हर एक पॉइंट को इसमें कंक्लूड कर दिया है। और हर्षवर्धन के बाद वर्धन वंश का कोई भी प्रतापी राजा नहीं हुआ, यह आपको याद रखना है। अंतिम राजा हर्षवर्धन को आप बोल सकते हैं। हर्षवर्धन के बाद अर्जुन नामक व्यक्ति ने कन्नौज पे अधिकार किया, कुछ दिन राज किया। उसके बाद से मेजर रूप से यशोवर्मन का कन्नौज पे आक्रमण किया उन्होंने, और कन्नौज को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। फिर भी उसके बाद कन्नौज पे युद्ध लगभग 200 वर्षों तक त्रिपक्षीय युद्ध चलता रहा। किसके किसके बीच, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। और अंतिम में कन्नौज पे अपना जो अधिकार करता है वो गुर्जर प्रतिहार वंश करता है, ये बता चुके आपको। इसका जितना भी मेजर पॉइंट था हम सब आपको कंक्लूड कर चुके। एक बार आप स्टार्टिंग से देख लीजिए क्या था। हम आपको तो ये पुष्यभूति वर्धन वंश था। हम आपको बताया कि वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति वर्धन। इसके बाद प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन स्वतंत्रता का जनक माना जाता है, परम भट्टारक, और महाराजा धीराज का उपाधि लिया। इसका 2 पुत्र और 1 पुत्रियां थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। इसके बाद हमने आपको राजवर्धन के बारे में बताया, हर्षवर्धन के बारे में बताया, राजश्री के बारे में बताया। हमने बताया कि राजश्री की जो शादी हुई थी वह हुआ था आपका मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ शादी होने के बाद, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ शादी होने के बाद इसका हत्या मालवा नरेश देवगुप्त कर देता है। मालवा नरेश देवगुप्त जब इसका हत्या करता है, इससे क्रोध में आके उसका भाई राजवर्धन, बड़ा भाई राजवर्धन आके मालवा नरेश देवगुप्त को मार देता है। इससे फिर से ये कन्नौज पे अधिकार कर लेता है। और चुपके से आके मालवा नरेश देवगुप्त का दोस्त रहता है गौर नरेश शशांक। इन्होंने क्या किया, राजवर्धन को मार दिया, राजवर्धन का हत्या कर दिया और राजश्री, कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया, राजश्री को कारागार में बंद करवाया। इसके बाद क्या होता है कि हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है, ये आपको याद रखिएगा। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक ये राज किया। 606 ईस्वी को बैठता है 16 साल की एज में। इसके बाद वो फिर क्या करता है, शशांक को पराजित करता है, कन्नौज को अपने अधिकार क्षेत्र में लेता है और राजश्री के संरक्षण में ही कन्नौज को चलाता रहता है। इसके बाद हम आपको शशांक के बारे में बताएं कि एक कट्टर सेफ था। इन्होंने बोधि वृक्ष, जो मेन बोधि वृक्ष था, उसको कटवा दिया और अभी वर्तमान का जो बोधि वृक्ष है वो 6ठी पीढ़ी का है। ये हम आपको बता चुके, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और हमने आपको बताया कि वर्धन या पुष्यभूति वंश का राजधानी थानेश्वर था। थानेश्वर अभी हरियाणा के अंदर पड़ता है। तो इतना ही था जितना हम आपको कंक्लूड किए। आगे आपको जितना भी पॉइंट हो पाया वेनसांग से रिलेटेड हमने आपको बताया कि वेनसांग कब आए, कैसे आए, कहाँ पहुँचे, किसके संरक्षण में आए, हर्षवर्धन का उन्होंने किस तरह से विवेचना किया है, ये सब आपको बताया गया।
आगे का पॉइंट हम हर्षवर्धन के बाद बताए कि चीनी दूत हर्षवर्धन ने 641 में भेजा और 2 चीनी दूत बाद में आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। फिर हमने आपको हर्षवर्धन से रिलेटेड जितना चीज हुआ है प्रशासनिक का भी बताया, ग्रावी घूरा होता है। हमने आपको महामोक्ष परिषद के बारे में बताया कि हर एक 5वें वर्ष में प्रयाग और कन्नौज में होता था। वेयनसांग छठे महामोक्ष परिषद में भाग लिए थे 645 ईस्वी में। इसमें हम बता चुके कि इसी में इनको अध्यक्ष बनाने के कारण ब्राह्मण नाराज हुए थे। ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन पे भी आक्रमण, हर्षवर्धन को मारने का कोशिश किया गया। वेनसांग पे भी आक्रमण हुए, वेनसांग को भी जान से मारने का धमकी दिया गया। लेकिन हर्षवर्धन ने कहा था कि जो भी व्यक्ति अगर वेनसांग को मारेगा या वेनसांग पे कभी भी आक्रमण करेगा, किसी भी तरह की हत्या करने की कोशिश करेगी, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये था हर्षवर्धन का कहना। और हर्षवर्धन का हमने प्रशासनिक कहाँ कहाँ क्या था वो बताया। ग्रावी घूरा से आप याद कर लीजिए, ये ट्रिक है, ऐसा मत समझिएगा कि ये ग्रावी घूरा कुछ होता है। ये ट्रिक था, ग्रावी घूरा से आपको ग्राम बताए कि सबसे नीचे ग्राम था, फिर उसके बाद विषय था, उसके बाद भुक्ति था, उसके बाद राष्ट्र था। ग्रावी घूरा ग्राम, विषय, भुक्ति और राष्ट्र, इस तरह उनका क्रमवार चलता था। पहले ग्रामीण रहते थे, फिर ग्राम होता था, तब जिला, तब राज्य, तब राष्ट्र। ठीक, इसके बाद हमने आपको बताया यहाँ पे हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें लिखी इन्होंने। प्रीनार करके ट्रिक दिया था आपको, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ऐसा कहा जाता है कि धावक नामक व्यक्ति ने तीनों पुस्तक को लिखा है, लेकिन बहुत से साहित्यकार इतिहासकार ये बताते हैं कि इन्होंने हर्षवर्धन ने खुद ये पुस्तक लिखा है। इसके बाद हमने बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच कन्नौज के लिए युद्ध हुआ है नर्मदा नदी के तट पर, जिसपे पुलकेशिन द्वितीय पूरी तरह से विजयी हुए और हर्षवर्धन बुरी तरह हार गए। और इसका अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है उसमें इसका वर्णन किया गया है। हम आपको बता चुके कि हर्षवर्धन के ही दरबार में रहते थे बाणभट्ट। बाणभट्ट की 2 पुस्तकें काफी चर्चित रही है, कादम्बरी और हर्षचरित। ठीक है, हर्षवर्धन के समय जो यंत्र यूज होता था सिंचाई के लिए वो तुला यंत्र होता था, ठीक है, जिसको पंप बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद हमने कुंभ मेले का जो शुरुआत किया था वो हर्षवर्धन किया था। हमने आपको बताया कि हर एक 12 साल में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला 4 जगहों पे लगता है, यहाँ पे आप देख चुके हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। हरिद्वार गंगा नदी के तट पे, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, नासिक गोदावरी नदी पर है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। और एक क्वेश्चन आता है कि अर्थ कुंभ कब लगता है, तो 6 वर्षों में अर्थ कुंभ लगता है, और कुंभ जो लगता है प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है। ठीक, ये सब चीजें आप देखेंगे आगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए सीरीज में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए